फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय जनगणना। जनगणना से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, जैसे भी हाल ही में जो जीडी का एग्जाम हुआ और जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, और अतिरिक्त जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो जनगणना से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम आज जनगणना से बनने वाले हर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी जो जनगणना से प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम जनगणना को स्टार्ट करते हैं। जनगणना का स्टार्ट जो है कब से हुआ और जो 2011 में जनगणना हुई उसमें क्या हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय जनगणना। विश्व में जनगणना की शुरुआत जो होती है, विश्व में सबसे पहले जो जनगणना की शुरुआत होती कब होती है, तो वह 1749 में कहाँ पर, तो वह स्वीडन स्वीडन में 1749 में जो है सर्वप्रथम वहां पर जनगणना की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं विश्व में 10 की जनगणना। वहां पर जो है स्वीडन में जनगणना की जो है कार्य होता है, लेकिन जो 10 की जो हर 10 वर्ष में जनगणना का आरंभ होता है वह कहाँ पर होता है, तो वह 1790 में अमेरिका ने हर 10 वर्ष जनगणना का जो है आदेश दिया, यानी कि अपने यहाँ वह रूल चलाया कि हमारे यहाँ जो है हर जब 10 वर्ष में जनगणना होगा। तो 10 की जनगणना का शुरुआत किसने किया, तो वह अमेरिका ने किया। कब किया, तो वह 1790 में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जनगणना की शुरुआत कैसे हो रही है। देखते हैं भारत में पहली बार भारत में जनगणना जो आया स्टार्ट हुआ वह कब हुआ, तो वह होता है कब, ब्रिटिश काल के समय, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ जो शासन कर रहे थे उसी समय जो होता है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1872 में इसमें जो भारत के गवर्नर कौन थे, तो वह लॉर्ड मेयो के समय में यहाँ पर क्या होता है कि जनगणना स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। फिर आगे क्या होता है कि जो पूर्ण रूप से जनगणना स्टार्ट होती है लॉर्ड मेयो के इसमें क्या हुआ कि उसमें जो है बहुत अधिकांश जनगणना नहीं हुई, उसमें जो है मुख्यतः कुछ व्यक्तियों को गिना गया जो कि भारतीय बहुत ज्यादा खास थे, बस उन्हीं लोगों को गिना गया। लेकिन जब आए लॉर्ड रिपन ने 1781 में क्या किया कि उन्होंने पूर्ण रूप से, यानी कि हर एक मेंबर गिना जाएगा हमारे भारत के, और भारत में कितना विकास हुआ, इस तरह की जो बातें की जाएंगी, किसने चालू की, तो लॉर्ड रिपन ने। इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है वास्तविक जनगणना भारतीय माना जाता है कि इन्हीं के काल से जो है वास्तविक जनगणना होती है। तो लॉर्ड रिपन याद रखेंगे। भारत में जो सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया, तो वह लॉर्ड मेयो ने किया। लेकिन बात करें कि पूर्ण रूप से किसने किया, तो वह लॉर्ड रिपन ने किया। कब किया, तो 1881 में। आप इसे याद रखेंगे। अब आते हैं जनगणना। जनगणना जो दिवस कब मनाया जाता है, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जनगणना दिवस जो मनाया जाता है वह कब, 11 जुलाई को जो है जनगणना दिवस मनाया जाता है। आज देखते हैं जो है जनसंख्या का अध्ययन करना, यानी कि जनसंख्या का जो अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वह डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। जो हमें जनगणना यानी कि जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी कहलाता है। देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कितनी थी, वर्ष 2011 की जो भी जनगणना हुई थी 2011 में, तो भारत की 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं। लेकिन अगर बात करें कि भारत में कितनी बार हुआ है, तो भारत में 15 बार, और स्वतंत्र भारत के बाद यह 7वीं बार था। देखते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें मुख्यतः बातें क्या थी, तो इसमें जो शुभंकर क्या था, तो वह प्रगणक शिक्षिका। क्या था, प्रगणक शिक्षिका थी इसमें शुभंकर। और इसमें आदर्श वाक्य जो इसमें रखा गया था, क्या रखा गया था, तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। क्या है, हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। इसमें जो आदर्श वाक्य 2011 की जनगणना में रखे गए थे। आप इसे अच्छे से नोट करेंगे हर एक टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम में जो इससे काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करेंगे। क्या है, आदर्श वाक्य जो इसमें रखा गया था, क्या है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त, उसमें जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो वह थे सी चंद्र मौली जी। कौन थे, सी चंद्र मौली जी क्या थे कि जनगणना के आयुक्त रखे गए थे। इसमें जो कुल प्रश्न थे कितने थे, तो वह 29 प्रश्न थे। 29 प्रश्न से आम आदमी से जो क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरह से जो प्रश्न रखे गए थे वो कितने थे, तो वह 29 प्रश्न रखे गए थे। आगे देखते हैं, ये थे हमारे 2011 की जनगणना। उस समय जो क्या क्या रखा गया था 2011 में। लेकिन क्या हुआ 2021 में जनगणना होना था, क्योंकि हर 10 वर्ष में होता है। 2021 में जो जनगणना होना था वह तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोरोना आ गया था, इसलिए जो है एग्जाम था, जनगणना इसमें नहीं हुआ। लेकिन जनगणना जो होगा
तो 2021 की जो जनगणना होनी थी उसमें जो कुछ बातें रखी गई थी, जो 2021 की जनगणना होनी थी वह डिजिटल जनगणना होनी थी। कैसी? तो डिजिटल जनगणना होनी थी 2021 की। इसमें आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? आदर्श वाक्य रखा गया था जन भागीदारी, जन भागीदारी से जनगणना, यानी कि जन भागीदारी से हर एक व्यक्ति की भागीदारी के हिसाब से जनगणना इसमें की जानी चाहिए थी। इसमें जो आयुक्त रहे, कौन थे आयुक्त? तो विवेक जोशी जी थे। और बात करें 2011 में कौन थे? तो सी चंद्र मौली जी थे 2011 में। और 21 की बात करें तो विवेक जोशी जी थे। इसमें कुल प्रश्न रखे गए थे, कितने प्रश्न रखे गए थे? 31 प्रश्न। उसमें कितने थे? उसमें 29 थे। और इसमें कितने हो गए? वह 31, 2 प्रश्न बढ़ाए गए जो कि पूछने के लिए। आगे देखते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में हमसे पूछता है, बस हम उन्हीं को आगे देखेंगे। तो ये रही हमारी कुछ मुख्यतः बातें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। इससे जो होता है कम ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं जनगणना 2011 में कुछ बातें क्या थी, तो उसको नोट करते हैं। इसमें जो था कुल जनसंख्या कितनी थी? विश्व का कुल जनसंख्या का परसेंट, विश्व का कुल कितना परसेंट जो है भारत में आबादी थी, तो कितनी परसेंट थी? वह 17.5%, यानी कि 17.5% जो था वह भारत में थी। कब? तो 2011 में। जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत कितनी थी? तो भारत में से कितनी थी? तो वह 51.47, यानी कि 51.47 जो था परसेंट कहाँ पर? तो भारत में, जो कि पुरुषों की परसेंटेज थी। और बात करें जनसंख्या के मामले में महिलाओं की, उसमें कितनी परसेंटेज थी? तो वह 48.53, कितना? 48.53 जो था परसेंट था उसमें महिलाओं का। कब? तो 2011 में। और बात करें 2001 और 2011 के मध्य, 2001 और 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो वह 70.70, यानी कि 70% क्या था? 2001 से लेकर 2011 तक जो 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई भारत में जनसंख्या की? वह 17.70%, यानी कि बढ़ी। आगे है वार्षिक दर वृद्धि कितनी होती है? कि जैसे यह बताया गया कि 10 की वार्षिक वृद्धि हिसाब से कि एक 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 17.70% बढ़ रहे हैं। लेकिन बात करें वार्षिक दर, यानी कि हर साल, हर वर्ष में कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं? तो वह 1.64%, मतलब 1.64% जो है आदमी बढ़ रहे हैं हर प्रति वर्ष। आगे देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। अब यहाँ से जो है काफी जो है क्वेश्चन बनना यही से स्टार्ट होता है एग्जाम के लिए, जो पूछता है कि दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, यानी कि बताया जाए कि जो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले नोट करेंगे तो मेघालय। मेघालय जो है भारत में जो 28 राज्य हैं, मेघालय जो है वह सबसे आगे है। कितना है? तो वह 27.97%, 27.97% जो है इसमें वृद्धि हो रही है 10 वर्ष में। और बात करें दूसरे नंबर पर तो वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना है? तो वह 26%, 26% वृद्धि जो है वह अरुणाचल प्रदेश में होती है, हो रही है 10 वर्ष में। और मेघालय में जो है 27.97% है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? वह है नागालैंड। नागालैंड में कितना हो रहा है? तो वह -0.6%, कितना? -0.6%, यानी कि यहाँ की आबादी जो है वह घट रही है। लेकिन जो है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है यह बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो नागालैंड है वह नीचे की तरफ जा रहा है 10 वर्ष की गणना के हिसाब से। अब बात करें सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर हमने देखा राज्यों को देखा, अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को। क्या है सर्वाधिक केंद्र शासित जो प्रदेश है वृद्धि वाली दर, तो कौन है? तो दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो है कितना परसेंट है? तो 55.5%, 55.5% जो है वह सभी केंद्र शासित प्रदेश से हर 10 वर्ष में बढ़ रहे हैं। और जो न्यूनतम की बात करें कौन है? वह लक्षद्वीप। कितना है? तो वह 6.3%, 6.3% जो है इसमें वृद्धि हो रही है हर 10 वर्ष में। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है? तो वह दादर नगर हवेली में 55.5% हर 10 वर्ष में बढ़ रहे हैं, 10 वर्ष की गणना के हिसाब से। आगे देखते हैं कि 1911 से लेकर 21 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर क्या हुआ कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो है भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी। कितनी घटी? तो -0.31%, यानी कि
0.31% जो है भारत की जनसंख्या घट रही है। कब थे? तो 1911 से लेकर 1921 के मध्य। यह वह दौर है जिसमें जो होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब होता है? वह जो 1919 में हुआ था। उसमें क्या हुआ कि बहुत जनसंख्या कम हो गई, बहुत मारे भी गए थे और कई कारण से भी उसमें कई आपातकाल भी आए थे, सूखा भी पड़ा था। इसलिए जो है कि इसमें जो है पूरे जनगणना के दौर में क्या देखा गया कि जो 1911 का और जो 21 का है वह ऋणात्मक गया है। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में जब भी पूछेगा कि ऋणात्मक जो 10 की वर्ष से कौन कौन से हैं तो वह 1911 और 21 है। यही जो दौर है कितना गया था? तो -0.31% जो है वह माइनस में गया था। जनगणना के जनगणना जनगणना में महान विभाजन हुआ से यानी कि जो इसमें गिरावट हो गई। कब हुई? तो 1921 में। 1921 में इसमें जो महाविभाजन हो गया, क्योंकि हर साल जो है संख्या बढ़ रही है, लेकिन 1921 में क्या देखा गया कि संख्या जो है वह घट गई। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? शहर में और गांव में कितने परसेंट व्यक्ति रहते हैं? तो कितने हैं? तो 31.2%, यानी 31.2% जो वह शहर के व्यक्ति हैं और जो 68.8% जो है वह ग्रामीण व्यक्ति हैं। कितने? 31.2% जो है वह शहर में रहते हैं और 68.8% जो है वह गांव में रहते हैं भारत के व्यक्ति। आगे क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जो संख्या वाला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली, वहां पर जो है केंद्र शासित प्रदेश। जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है? वह दिल्ली में रहती है। आगे देखते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वह यहाँ पर जो न्यूनतम सबसे कम जो व्यक्ति रहते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य, यानी कि एरिया वाइज जो है कितने व्यक्ति रहते हैं। जो काफी घनी आबादी होती है, घनी जैसे गांव, यहाँ पर एक घर दो घर इस तरह से कई घर बने होते हैं, तो घनी आबादी हो गई। जैसे यहाँ पर एक घर यहाँ पर है तो एक घर यहाँ पर जो है यहाँ घनी आबादी नहीं है। यहाँ के जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह काफी ज्यादा है। इसी से क्या है, हमारा घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे ज्यादा है? तो बिहार है। यहाँ पर जो है काफी यह घनी आबादी है। तो कितना है? तो वह 1106 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल। कितना? 1106 किमी क्षेत्रफल स्क्वायर के हिसाब से रहते हैं व्यक्ति। और बंगाल में बात करें दूसरे नंबर जो आता है तो कितना है? 1028 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल। 1028 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से बंगाल में रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? तो वह बिहार है, जो कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। आगे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि घनी आबादी नहीं है तो कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कितना है इसमें? तो वह 17 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश में व्यक्ति रहते हैं। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, सर्वाधिक जो है घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कितने व्यक्ति रहते हैं? तो वह कितना? तो 11,320 किमी स्क्वायर कहां पर? तो वह दिल्ली में। इसे लिखेंगे आप दिल्ली में कितना है? तो वह 11,320 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर आते हैं? तो दिल्ली में। आगे बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वहां पर आबादी जो है काफी कम है, वहां पर जो घर बने वो काफी दूर दूर पर बने, इसलिए जो यहाँ की आबादी क्षेत्रफल कम है। कितना है? वह 46 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल। कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? जैसे मेल यानी कि पुरुष पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं आती हैं? जो कि भारत में तो टोटल 943 महिलाएं जो है टोटल भारत में 1000 पुरुष पर जो है 900
43 महिलाएं हैं। यानी कि बताया जाए तो एक वर्ष में जो है 57 57 जो है पुरुष जो है वह शादी से वंचित रह जाते हैं। कितने? तो वह 57, 1000 में से आप 943 घटाएंगे तो 57 आपका आ जाएगा, जो कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। कितना लिंगानुपात, जो कि यह भारत का पूरा दर है। तो आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। केरल में यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। यहाँ पर जो है 84 जो है महिलाएं हर वर्ष जो है एक्स्ट्रा हो जाती हैं। आगे है तमिलनाडु जो है दूसरा नंबर पे है, कितना है तो 996 यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। आगे देखते हैं लिंगानुपात के हिसाब से, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। यहाँ पर महिलाओं का कितनी औसत है, तो 879 जो है यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पर, कितना 1000 पर जो है 879 महिलाएं हैं। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह पांडिचेरी है, जिसे आप पुडुचेरी भी कहते हैं। कितना है तो 1037 है, 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के हिसाब से न्यूनतम जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह दमन एवं दीव है। दमन एवं दीव में कितना है तो 618 है, 1000 पुरुष पर कितना है तो 618 महिलाएं हैं। आगे देखते हैं हम साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है, जैसे जो 7 साल से ऊपर हो प्लस वह कुछ पढ़े लिखे हो, वह पढ़े लिखे हो 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को, और जो सात यानी कि जो पढ़े लिखे हो जो कुछ जानते हो उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। तो देखते हैं भारत में कितना है, तो वह 74.04%। कितना है भारत में टोटल, तो 74.04% जो यहाँ के व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो कि शिक्षित है। आगे देखते हैं मेल कितने हैं, तो मेल है 82.14%, 82.14% जो यहाँ पर मेल है। फीमेल की बात करें तो 65.46%। कितना है तो महिलाओं का जो है 65.46% जो है महिलाओं का जो है शिक्षा में इनका अनुपात है, और पुरुषों का कितना है तो 82.14% जो है शिक्षा में उनका अनुपात है। अब देखते हैं हम एरिया वाइज सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक जो है शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। कौन सा है, केरल है। यहाँ पर संख्या कितनी है, तो वह 93.91% जो है यहाँ पर जो है केंद्र जो राज्य है केरल, यहाँ का शिक्षा दर कितना है तो 93.91% है। दूसरे नंबर बात करें तो मिजोरम है। मिजोरम जो कितना है तो वह 91.3% जो कि यहाँ के व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। बात करते हैं कि न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है, जो कि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो कौन सा है, बिहार है। बिहार में कितने % व्यक्ति पढ़ते हैं, वह 61.8%। 61.8% जो यहाँ पर बिहार में व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन बिहार की कुछ खास बातें हैं। बिहार में अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वह अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि आप बहुत से बिहारी के जानते होंगे, बिहार जो है काफी हर एक क्षेत्र में आगे जा रहा है। अधिकारी के मामले में जो है बिहार काफी आगे है। लेकिन यहाँ के व्यक्ति जो है वह पढ़ते तो कम है, लेकिन जो पढ़ते हैं तो वह अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है तो जो न्यूनतम कौन सा है तो बिहार है, और जो सबसे अधिक कौन है तो वह केरल है, और दूसरे नंबर पर मिजोरम है। आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में व्यक्ति पढ़ते हैं, तो वह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने % व्यक्ति पढ़ते हैं, तो वह 91.8%। 91.8% व्यक्ति जो है लक्षद्वीप में पढ़ते हैं। और न्यूनतम बात करें, न्यूनतम कितने हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है, तो दादर एवं दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में कितने व्यक्ति पढ़ते हैं, तो % के हिसाब से तो 76.2% व्यक्ति यहाँ पर जो शिक्षित होते हैं, बाकी जो है वहाँ पर वर्कर्स कुछ भी करते हैं। तो कितने % व्यक्ति यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, तो 76.2% व्यक्ति कहाँ पर, तो दादर नागर हवेली में। तो एक ही हमारी आज की वीडियो में हमने देखा कि जो 2011 में जनगणना हुआ था, उस जनगणना के हिसाब से जो रखे गए थे परसेंटेज के हिसाब से उसको देखा। हमने पूरी जानकारी ली 2011 की जनगणना की। अभी जो हमारा 2021 में जनगणना होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जो होगा तो उसका भी हम अच्छे से नोट बनाएंगे, उसको हम अच्छे से आपको देंगे। तो ये रही पूरी जानकारी। आप जो है इसको अच्छे से नोट करेंगे। हर एग्जाम में जो है इससे 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, तो जो आपका
ये हमारा वीडियो है, इसे आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।